मैंने कल तक आपको ये बताया था कि एक प्रकार से हमारे पास जो साइक्लिक है और नॉन साइक्लिक है, दोनों की दोनों मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि एक प्रकार से हमारे पास में जो लाइट रिएक्शन है जिसके अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, उसके साथ ही डार्क रिएक्शन चलती है। क्यों? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के साथ साथ डार्क रिएक्शन चलती है। फिर मैंने एक बार और कहा था, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक करते टाइम में मैंने बताया था क्यों साइक्लिक रिएक्शन, जब हमारे पास नॉन साइक्लिक है जिसके अंदर हमारे पास NADPH2 भी मिल रहा है, क्लियर है, जिसके अंदर हमारे पास में क्या बन रहा है, NADPH2 भी बन रहा है, बट जो साइक्लिक है उसके अंदर सिर्फ ATP बन रहा है। फिर भी हमारे पास में साइक्लिक ही क्यों चलती है? साइक्लिक चलने का कारण मैंने आपको बताया था। जब मैंने रीजन बताया कि साइक्लिक ही क्यों चलती है, तो उस टाइम पे जो रीजन जब मैंने बताया था, तो उस टाइम पे हमारे पास में एक बात आई थी कि डार्क रिएक्शन एफिशिएंटली नहीं चल रही है, क्लियर है। अब कहा गया कि डार्क रिएक्शन एफिशिएंटली न चलने के कारण साइक्लिक रिएक्शन के नॉन साइक्लिक के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने आपको कुछ एक बात बताई थी। उसके बाद आगे जो हमारे पास में रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे, उसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। किसने? रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल, जिन्होंने प्रूव किया कि एक प्रकार से हमारे पास में जो डार्क रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन है 7 साल क्यों चलती है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास में रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल नाम के एक साइंटिस्ट है, ठीक है, रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल। रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि भी क्यों कि हमारे पास में जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है, सॉरी, जो हमारे पास में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन है वो साथ साथ चलती है क्यों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया। क्या प्रूव किया? कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने एक ले लिया प्लांट, एक प्लांट, कौन सा प्लांट का नाम था? स्टरलेरिया मीडिया। ये प्लांट इन्होंने ले लिया और इस प्लांट का इन्होंने निकाल लिया क्लोरोप्लास्ट। इस प्लांट का इन्होंने क्लोरोप्लास्ट निकाल लिया और उसको पुट इट इनटू ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में पुट कर दिया, क्लियर है। सॉल्यूशन कैसा? CO2 फ्री, CO2 फ्री सॉल्यूशन में इसको पुट कर दिया। इन्होंने ऐसा किया, मतलब क्या है, इन्होंने स्टेलेरिया मीडिया नाम का एक प्लांट है, उस प्लांट से क्या निकाला? क्लोरोप्लास्ट निकाला। उस प्लांट से इन्होंने क्या निकाला? क्लोरोप्लास्ट निकाला और इसको कहाँ पुट कर दिया? एक ये हमारे पास में बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है जो कि CO2 फ्री। अगर CO2 फ्री है तो क्या यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलेगी? जी नहीं। तो आगे बताएंगे क्यों CO2 फ्री में डार्क रिएक्शन नहीं चलती है। क्यों? इन्होंने क्लोरोप्लास्ट निकाल लिया। इन्होंने क्या निकाला? सबसे पहले स्टेलेरिया मीडिया नाम का प्लांट लिया, जिससे इन्होंने क्या निकाल लिया? क्लोरोप्लास्ट निकाल लिया। ये निकाल लिया भाई, उसको एक सॉल्यूशन में रख दिया, जो कि सॉल्यूशन क्या है? CO2 फ्री है हमारे पास। सॉल्यूशन कैसा है? CO2 फ्री सॉल्यूशन। अब इन्होंने देखा कि कुछ टाइम तक तो ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्या निकलती हुई? ये जो हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट से क्या निकल रही है? ये ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी बात इन्होंने देखी। देखिएगा, इन्होंने क्या कहा? स्टेलेरिया मीडिया प्लांट लिया, क्लोरोप्लास्ट ले लिया उससे और उसको एक सॉल्यूशन में रख दिया जिसके अंदर CO2 फ्री सिस्टम है। अगर CO2 फ्री सिस्टम होगा तो हमारे पास में नो डार्क रिएक्शन, कोई डार्क रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए हमें CO2 चाहिए। CO2 को ही फिक्स करना एक प्रकार से डार्क रिएक्शन होती है, क्लियर है। CO2 से ही हमें एक प्रकार से ग्लूकोज बनाना होता है, उसी को डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे इन्होंने CO2 फ्री सिस्टम लिया और CO2 फ्री सिस्टम लिया तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन नहीं चल रही है, डार्क रिएक्शन नहीं चल रही है। बट यहाँ पे क्या है कि भी कहता है कि ऑक्सीजन ही ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट आफ्टर दिस, ये सारा का सारा पूरा का पूरा इन्होंने काम किया। इस काम के बाद इन्होंने देखा कि आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, ये सेटअप की बात करते हैं पहले। इस सेटअप के बाद इन्होंने देखा ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या इवॉल्व हो रही है?
ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, क्लियर है, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद O2 इवोल्यूशन, ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो क्या हो गया, विल गेट स्टॉप, ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। यहां पे कुछ टाइम के लिए तो ऑक्सीजन निकली, बट उसके बाद ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जो है स्टॉप हो गया। अब इन्होंने सोचा कि यही बात कैसे हो गई, सोचा क्या, इनको तो पता था, इन्होंने बताया था कि एक प्रकार से हमारे पास में जो डार्क रिएक्शन के अंदर NADPH2 जो बना है वो एक प्रकार से यूज होता है, क्लियर है, और उसके बाद ही वो फ्री होकर वापस से आता है H+ आयन एक्सेप्ट करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पास में ये ऐसी चीज क्यों हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन इवोल्यूशन क्यों रुक गया है, उसको एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने क्या डाला, इन्होंने ही पुट DCP-IP एंड पोटासियम फेरिसाइनेट, दोनों में से कोई एक चीज डाली इन्होंने यहां पे हमारे पास में कुछ देर के लिए तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी, बट उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलना बंद हो गई। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि एक प्रकार से यहाँ पे इसके पास क्या नहीं है, नॉर्मली इन्होंने सोचा, इनको पता था कि एक प्रकार से NADPH2 की वजह से ही रुकी हुई है, तो इन्होंने जो बाहर से हमारे पास में जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं उनको डाल दिया, DCP-IP और पोटेशियम फेरिसाइनेट डाला। DCP-IP क्या है, डाई क्लोरोफिनोल इंडोफिनोल, ये डाला इसके अंदर, क्लियर है मेरी बात। जैसे ही इन्होंने ये डाला, जैसे ही इन्होंने DCP-IP डाला, जैसे ही इन्होंने डाला, जैसे ही वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर DCP-IP और पोटेशियम फेरिसाइनेट जैसे ही CO2 फ्री सॉल्यूशन के अंदर डाला गया, तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन स्टार्ट अगेन, दोबारा से स्टार्ट हो गई, क्लियर मेरी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट को समझाते हुए क्या कहा, देखिएगा, इन्होंने क्या लिया, ये जो थे साइंटिस्ट ये बताना चाहते थे कि एक प्रकार से डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन साथ साथ क्यों चलती है। तो इस बात को इन्होंने प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में लिया, एक प्लांट लिया जिसका नाम था स्टेरलेरिया मीडिया, उससे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को पुट कर दिया एक सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर CO2 नहीं थी, क्लियर है। CO2 नहीं है तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी, और डार्क रिएक्शन नहीं होगी तो एक प्रकार से NADPH2 हमारे पास में प्रेजेंट है, जो NADPH2 में कन्वर्ट हो गया वो हमारे पास में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, और यूज नहीं हो रहा तो वापस पीछे से इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, कल यही बात बताई थी, पीछे से इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, तो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आएंगे क्यों, क्लियर है। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा कि इसने ये बात ऑब्जर्व की, आफ्टर सम टाइम O2 इवोल्यूशन स्टॉप हो गया था, इन्होंने कहा कि अब O2 इवोल्यूशन स्टॉप हो गया, मतलब सारे के सारे जो हाइड्रोजन NADPH2 में कन्वर्ट होते हैं तो वो हो गए सारे के सारे, क्लियर है मेरी बात। यहाँ तक क्या हो गया है, यहाँ तक ये प्रोसेस हमारे पास में हो गया है, NAD+ जो भी था NADPH2 में कन्वर्ट हो गया है, ये काम हो गया है, सारे के सारे इसमें NADPH2 में कन्वर्ट हो गए, इसमें बन गए हैं। अब जब तक ये NAD+ में वापस से NAD+ में यहाँ पे ये काम नहीं होगा, ये काम जब तक नहीं होगा ये NADPH2 NAD में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ये ऑक्सीजन इवोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ये चाहिए, ये हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो कैसे हमारे में ये प्रेजेंट कब होगा, जब यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे इससे हाइड्रोजन एक्सेप्टर आएगा, इससे जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला है वो हमारे पास में आएगा, तभी हमारे पास में ये NAD+ बनेगा। अब Na हमारे पास में H2 एक्सेप्टर है ही नहीं, अब हमारे पास में क्या कहते हैं कि H2 एक्सेप्टर नहीं है तो हम क्या करें, तो इन्होंने बाहर से 2 H2 एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर डाले, जो कि क्या थे हमारे पास में DCP-IP और पोटेशियम फेरिसाइनेट। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे डाले NADPH2 ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इनको दे दिए, दोनों को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे दिए ये वापस से NAD+ में कन्वर्ट हो गया और वापस से कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए, क्लियर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन निकलना बाहर स्टार्ट हो गई है वापस से, समझ आ गया नहीं आगे। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में इस कंक्लूजन को लिखा कि फॉर
लाइट रिएक्शन को चलने के लिए डार्क रिएक्शन साथ में चलना क्या है, मस्ट। डार्क रिएक्शन साथ में चलना क्या है, मस्ट। अब कहते हैं डार्क रिएक्शन साथ में चलना मस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो NADP है, NADPH2 जो है एक प्रकार से NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया है सारा का सारा। आया समझ, सॉरी एक मिनट, इस लाइट रिएक्शन में हमारे पास में क्या हो गया था, लाइट रिएक्शन में क्या कहता है, हमारे पास में जितने भी NAD प्लस थे किसमें कन्वर्ट हो गए, NADPH2 में कन्वर्ट हो गए हैं। क्लियर है, ये बात हो चुकी है। अब ये बात उल्टी, ये जो NADPH2 है ये वापस से कन्वर्ट होगा NAD प्लस में, क्यों, कौन सी रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। जब तक ये नहीं होगा तब तक लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी। समझ आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। तो ये कहता है डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है जो कि CO2 जिसको हम मानते हैं एक प्रकार से। और यहाँ पे एक प्रकार से लास्ट में अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में कहता है कि भी जो हमने एक प्रकार से आर्टिफिशियली डाले हैं वो है DCP-IP एंड पोटासियम फेरिसाइनाइड। ये हमने बाहर से डाले हैं जो कि एक प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहे हैं। और नेचुरली जो प्लांट के अंदर होता है वो NADPH2 होता है। जब तक NADPH2 खाली नहीं होगा डार्क रिएक्शन में जाके तब तक वापस से एक्सेप्ट कैसे करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलने के लिए एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर जरूरी होता है जो कि हमारे पास में NADPH2 है। जो हमारे पास में अगर बात करी जाए एक प्रकार से तो वो हमारे पास में NADPH2 प्लांट में ओरिजिनली प्रेजेंट है पहले से। क्लियर है, आई बात समझ में यहाँ तक। तो इन्होंने बता दिया कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर जब तक नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, एक प्रकार से हमारे पास में लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी। और वो जो NADPH2 है जो हमारे पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो अपने हाइड्रोजन आयन जाके कहाँ देता है, वो जाके देता है डार्क रिएक्शन के अंदर। क्लियर है, तो डार्क रिएक्शन चल ही नहीं रही, देगा किसको, देगा ही नहीं, तो एक प्रकार से आगे चलेगा कैसे। समझ आ गया, नहीं आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास में पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये बात दोनों की ये याद रखनी है। DCP-IP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल। ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंट था किसका, कि वाई डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन रन्स पैरेलली, क्यों साथ साथ चलती है। समझ आ गया यहाँ तक, चलिएगा। अब मेरे पास में देखिएगा दूसरी बात मैं करता हूँ। अब हमारे पास में एक प्रोसेस आता है यहाँ पे, देखिएगा मेरे पास में एक प्रोसेस आता है जो आपकी NCERT लिखती है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कि भी किस प्रकार केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोल दिया जाता है। क्लियर है, आई बात समझ में, कि किस प्रकार हमारे पास में जो एक प्रकार से आप बोल रहे हैं ना ATP NADPH2 बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं एक प्रकार से, वो दिखाने की बात कर रहे हैं कि ये बताइए हमें बने कैसे। आओ तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए ये मेरे पास में क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो आगे तक जाएगा, कोई बात नहीं। ये हमारे पास में क्या है, एक प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, डबल मेम्ब्रेन नहीं बना रहा मैं, सिंगल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। इसके अंदर ये थाइलाकोइड, क्या ये हमारे पास में थाइलाकोइड है। अब ये जो थाइलाकोइड है, एक थाइलाकोइड मैं बाहर निकाला हूँ, इस थाइलाकोइड को मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। थाइलाकोइड के अंदर 2 मेम्ब्रेन है, मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, बेटा ध्यान सुनिएगा। ये मेरे पास में आउटर मेम्ब्रेन होगी और ये मेरे पास में इनर मेम्ब्रेन होगी। तो ये मैंने कुछ इस शेप में इसलिए बनाया है कि मैं पूरी की पूरी साइकिल दिखाना चाह रहा हूँ। इनर मेम्ब्रेन, क्लियर है थाइलाकोइड होता सेम मेम्ब्रेन का है, बट मैं बना इस तरह से रहा हूँ। क्लियर है, अब ध्यान सुनिए, पूरे बोर्ड पे मैं ऐसे ही बनाऊंगा। क्लियर है, तो देखिएगा हमारे पास में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कहता है कि एक प्रकार से हमारे पास में जो ATP NADPH2 बने हैं वो असल में बनते कैसे हैं, किस प्रकार, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, क्या बात होती है। क्लियर है, तो देखिएगा बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास में, एक मिनट, ये मेरे पास में क्या है, पूरा का पूरा, एक मिनट, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्लियर है, और इसके साथ ही हमारे पास में ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। कोई डाउट है यहाँ तक, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। अब देखिए जो इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पे मेरे पास में, इनर मेम्ब्रेन के पास में यहाँ पे मेरे पास में PS2 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, PS2 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ध्यान सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सारी बातों को याद रखिएगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, सारी बातें समझ आएंगी। क्लियर है, यहाँ पे कहता है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड
इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में मेरे पास में PS2 प्रेजेंट होता है। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास में PS2 जिसका क्या है, एक प्रकार से हमारे पास में जो रिएक्शन सेंटर है 680 नैनोमीटर तक का होता है। क्लियर है? और इसी के साथ में यहाँ पे ही हमारे पास में OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जो कि क्या है हमारे पास में, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है? ये सारे के सारे एक प्रकार से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करते हैं। क्लियर है? इसी को वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है यहाँ से जैसे ही हमारे पास में लाइट आई, सनलाइट जैसे ही आती है हमारे पास में यहाँ से, सनलाइट जैसे ही मेरे पास में यहाँ से आती है, क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास में जो H2O है, H2O टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O जो था मेरे पास में वो टूटेगा। यहाँ पे 2 H2O टूटते हैं, बताएंगे क्यों? यहाँ पे हमारे पास में 4H प्लस हाफ ऑफ 4। क्लियर है? और यहाँ से निकले कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 4 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे PS2 से होते हुए हमारे पास में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहे थे, जिसको हम क्या कहते हैं? फियोफाइटिन। क्या कहते हैं? फियोफाइटिन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात हुई थी, फियोफाइटिन के पास जाते हैं, जो कि हमारे पास में बाहर वाली मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट है। कोई डाउट है यहाँ तक? 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ से यहाँ गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये मेरे पास में फियोफाइटिन वहां पे गए हैं। अब आगे देखिएगा, फियोफाइटिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पे जाते हैं? फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन हमारे पास में जाएंगे किसके पास में? प्लास्टोक्विनोन के पास में, जो कि बाहर की साइड ही प्रेजेंट होता है। कहाँ पे जाएंगे? प्लास्टोक्विनोन के पास में जाएंगे। ये हमारे पास में प्लास्टोक्विनोन। क्लियर है? इसके पास जाएंगे। कोई डाउट है? अब प्लास्टोक्विनोन, ध्यान सुनिए, प्लास्टोक्विनोन की एक गंदी आदत होती है कि ये कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन, या अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन और कभी भी अकेले हाइड्रोजन आयन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो दोनों को साथ साथ एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? जैसे ही इसको फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन मिले, फियोफाइटिन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिले, ये बाहर से क्या ले आया? ये बाहर से हमारे पास में, बाहर क्या है हमारे पास में? ये है स्ट्रोमा। ये क्या है? स्ट्रोमा है। और ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये ल्यूमन है। इतनी बात तो पता होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन ले और क्या बन गया? ये पी क्या वो H2 के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ये क्या वो H4 होना चाहिए, वैसे पी क्या वो H2 लिख रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन, ये H+ आयन यहाँ से एक्सेप्ट कर लिए इसने और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले आया। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। इतनी बात इसने करी है। अब आगे देखिए, PKU-H2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? PKU-H2 से इलेक्ट्रॉन गए हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम क्या करते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है? साइटोक्रोम, ये B6 है, ये साइटोक्रोम F है। वैसे नॉर्मली कंप्लीट लिख दिया जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इस कॉम्प्लेक्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, 1 मिनट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस प्रकार इसको दे दिया। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने इसको दिए, ये H2 कहाँ दे देगा? H2 यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर छोड़ देगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखिए, जो H+ आयन वापस से दे दिए, तो ये वापस से PKU में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन भी दे दिए, H+ आयन भी दे दिए, क्या बन गए? वापस से PKU बन गया। क्लियर? प्लास्टोक्विनोन बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये हमारे पास में साइटोक्रोम B6F से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे इनर साइड के ऊपर प्रेजेंट जो प्लास्टोसाइनिन है, जो जहां पे मैंने एलिमेंट बनाए, एक प्रकार से जहां पे मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन कैरियर बना रहा हूँ, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है? जहां पे इनकी पोजीशन है, जहां पे इनकी पोजीशन है वहीं पे बना रहा हूँ। क्लियर मेरी बात? जहां पे इनकी पोजीशन है वहीं पे मैं इनको बना रहा हूँ। प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे मेरे पास में आ गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसके बाद साथ अब जो प्लास्टोसाइनिन है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको? फोटोसिस्टम 2 को, सॉरी फोटोसिस्टम 1 को, जिसका जो रिएक्शन सेंटर है 700 P700, जिसका जो रिएक्शन सेंटर है वो क्या है? P700 इनर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा पास में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में यहाँ तक आ चुके हैं, बोलिएगा आगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरे पास में कहाँ गए हैं? ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास में गए किसके पास में? यहाँ पे
ये गए हमारे पास में FRS के पास, आपकी NCERT FNR लिखती है, क्लियर है। अब इसमें आयरन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS आयरन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS क्या है, आयरन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, बोलिएगा। जैसे ही FRS FNR के पास गई है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, FD को, जो भी आउटर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है। किसको दे दिए, FD को दे दिए। कोई डाउट है यहाँ तक? FD को जैसे इलेक्ट्रॉन दिए, यही जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में NAD+ से इसके पास आ गए और NAD के पास आ गए और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 H+ आयन यहाँ से भी आएंगे, वो बताएंगे कैसे आएंगे। अभी तक ये NADPH2 बना नहीं है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये बन गया। और कितने होते हैं ये, 2 NAD प्लस 2 NADPH2 में कन्वर्ट होंगे। अभी पे H+ आयन आना बाकी है, H+ आयन और आएंगे। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है या नहीं, बताइएगा। तो हमारे पास में एक प्रकार से ये जो बनी है, ये कुछ इस प्रकार से, कोई डाउट है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से, PS2 से निकले, गए कहाँ, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसके पास गए प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोन H2, फिर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम 1, FRS FNR, फिर FD फेरोडोक्सिन, FD4 फेरोडोक्सिन। FD4 क्या होता है, फेरोडोक्सिन होता है, फेरोडोक्सिन के पास गए। क्लियर है? और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे NADPH2 में कन्वर्ट हो गए। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, पक्का? अब मेरी बात ध्यान सुनिए। PS2 से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ऑक्सीजन, वो क्या नाम है, एक प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो है फियोफाइटिन से लेकर प्लास्टोसाइनिन तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा, जो मैंने आपको कल साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कराते टाइम बताया था। समझ आ गया नहीं आ गया? और इस पे PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कभी भी वापस नहीं आए हैं PS2 के पास में। समझ आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट है? वापस PS2 के पास में नहीं आए, तो हमारे पास में एक प्रकार से पूरी की पूरी कंप्लीट, अगर मैं कहूं कि जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उसको कंप्लीट मैंने खोल के बता दिया है आपके सामने। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो एक प्रकार से सिस्टम था, उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एलिमेंट है वो सारे के सारे मैंने बता दिए आपके सामने। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान सुनिए। इसी के अंदर अगर नॉन साइक्लिक की बात करूं तो मैं नॉन साइक्लिक देखिएगा, इसके अंदर अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात करूं तो देखिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। नॉन साइक्लिक की बात देखिए, ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन PS1 से इलेक्ट्रॉन FRS के पास गए नॉन साइक्लिक की बात हो रही है। नॉन साइक्लिक में ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं। FRS के पास गए, FRS से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, FRS से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे, FRS से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन वापस कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टोक्विनोन H2 में, वापस कन्वर्ट हो जाएगा इस पे, और प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन वापस से PS1 को। इतनी बातें क्लियर हैं? और H+ आयन वैसे ही एक्सेप्ट करके ये छोड़ देगा। इतनी बातें बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएंगे तो एक प्रकार से NADP इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस वाली कहानी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट ये क्या है, जो ग्रीन कलर दिखाया है ये सिर्फ साइक्लिक के लिए, बाकी जो व्हाइट कलर है पूरा का पूरा नॉन साइक्लिक के लिए। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइएगा? साइक्लिक जो हमारे पास में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, उसमें इतनी बातें क्लियर हो गई, बताइए? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे H+ आयन यहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी निकले हैं। H+ आयन बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ल्यूमन में मेरे पास H+ आयन बहुत ज्यादा हो गए हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब सेल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर स्ट्रोमा के ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास में इसके ऊपर CF1 CF0 और CF1 हमारे पास में पार्टिकल प्रेजेंट है। F1 F0 पार्टिकल प्रेजेंट है, ये बात हमने बताई थी। और F1 के अंदर मैंने बताया था ATPase एंजाइम भी प्रेजेंट है, ऐसी बात हुई थी। जी हाँ। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से जब निकलेंगे वापस, तो क्या बात होगी, ध्यान सुनिए। यहाँ पे जैसे ही निकलेंगे ये 4H+ आयन जैसे ही यहाँ से जाएगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे 4H+ आयन और क्या बनवा देगा, 2 NADPH2 बनवा देगा। इतनी बातें क्लियर हैं? अब जैसे ही ये यहाँ से निकला है, यहाँ पे हुई कन्फर्मेशन चेंज हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ से हमारे पास में
एटीपी कन्वर्ट हो गया, एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी के अंदर, क्योंकि इसके पास ये क्या लेके आया हुआ होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जहां से ये जो एनर्जी निकली है उस एनर्जी का यूज किसमें कर लिया, बॉन्ड बनाने के लिए कर लिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मेरे पास एटीपी यहाँ बनी है आगे, जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक में मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताई थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बताई थी, वहां से यहाँ पे बनी आपकी एटीपी, वहां नहीं बन रही थी, यहाँ बन रही थी मेनली। NADPH2 यहाँ ऐसे बनते हैं, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए मैंने 4H+ आयन निकालने हैं, कितने 4H+ आयन निकालने हैं, निकाल दिए, क्लियर है? कितने बने? NADP से 2 NADPH2 बन गए, कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? और यहाँ पे ADP से ATP बन गई, कोई डाउट है? बोलिएगा, समझ आ गया नहीं आ गया? बोलिएगा, क्लियर है? अब ये हमारे पास में अगर मैं कहूँ केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम अगर बात करी जाए तो फोटोफॉस्फो राइलेशन भी कहा जाता है। फोटो मतलब लाइट का यूज करके, फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग लाइट का यूज करके, लाइट भी कौन सी, सनलाइट का यूज करके क्या बनाना है, एक प्रकार से एटीपी का बनाना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ये हमारे पास में पूरा का पूरा एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं हमारे पास में पूरी की पूरी साइकिल मैंने यहाँ पे बनाती है। तो ये बातें आपको सारी की सारी पढ़नी है, कहाँ से क्या बातें आ रही हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्लियर? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहली बात आती है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट की मैं बात करता हूं, क्या होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट? दूसरी बात आती है क्वांटम यील्ड। एक क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, दूसरी क्वांटम यील्ड की बात करते हैं। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात कहता है कि भी कितने फोटोन की जरूरत होती है एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए, क्लियर है? एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए जितने फोटोन की जरूरत पड़ी उसको कहते हैं क्या, क्वांटम रिक्वायरमेंट। एक है क्वांटम यील्ड, क्या कहता है, क्वांटम यील्ड, एक फोटोन के द्वारा कितने ऑक्सीजन निकाले गए उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड। देखिएगा क्वांटम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या है, अमाउंट ऑफ फोटोन required to produce to evolve one O2 molecule। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए कितने कितने फोटोन की जरूरत होती है उसे कहा जाता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे ये क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है 8। कितनी होती है? 8। कितने फोटोन की जरूरत होगी एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए? 8 फोटोन की जरूरत होगी। आगे देखिए हमारे पास में आता है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड की बात करिए, कहते हैं तो अमाउंट ऑफ, इट इज अ अमाउंट ऑफ O2 evolved by वन फोटोन। एक फोटोन के द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन निकाली गई है उसे कहा जाता है क्वांटम यील्ड। मतलब एक क्वांटम मतलब एक क्वांटा, एक लाइट का जो पैकेट है वो यील्ड कर रहा है। क्या यील्ड कर रहा है? क्या निकाल रहा है? ऑक्सीजन निकाल रहा है। कितनी निकाल रहा है? एक फोटोन जो है कितने ऑक्सीजन निकाल रहा है उसको कहते हैं क्वांटम यील्ड। या एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे 8 फोटोन की जरूरत है क्या निकालने के लिए? एक O2 मॉलिक्यूल निकालने के लिए। ये बात होगी ऊपर वाले, सही है। अब कहते हैं क्वांटम यील्ड कितनी है? क्वांटम यील्ड मतलब एक फोटोन कितनी ऑक्सीजन निकालेगा। क्लियर है? एक फोटोन कितनी ऑक्सीजन निकालेगा? तो 8 फोटोन निकाले एक ऑक्सीजन, और एक फोटोन कितने निकालेगा? 1/8। क्लियर है? हमारे पास में क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, सॉरी क्वांटम यील्ड 1/8। 1/8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 1/8 मॉलिक्यूल निकालेगा। क्लियर मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए। तो ये हमारे पास में आई है क्वांटम यील्ड क्या आती है 1/8। क्लियर है?
1/8 मॉलिक्यूल निकालेगा ऑक्सीजन के, और एक मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितने क्वांटम रिक्वायर है? तो 8 क्वांटम रिक्वायर्ड। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब एक बात और है जो हमने इसी साइकिल के अंदर देखी है, इस साइकिल के अंदर देखिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। इस साइकिल के अंदर मैंने यहाँ पे जो पीछे मैंने केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कराया है उसके अंदर देखिएगा मैंने क्या कहा है कि वहां पे हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कितनी NADPS बना रहे हैं, 2 NADPS बना रहे हैं। कितने? 2 NADPS बना रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने निकाल बनाएंगे? 1 NADPS2 बनाएंगे। बनाएगा या नहीं बनाएंगे? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब एक ग्लूकोज के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए अगर बात करी जाए, याद रखना, फॉर 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज 12 NADPS2 इज रिक्वायर्ड। 12 NADPS2 क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो अब क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच H2O is required। कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे, ये बात पूछिए, बताइएगा। कोई डाउट है यहां तक? इतनी बातें क्लियर है? हाउ मच H2O इज रिक्वायर्ड। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे हमारे पास में कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन 2 NADPS2 निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 NADPS2 निकाल रहे हैं, एक ग्लूकोज के लिए 12 NADPS2 रिक्वायर है। हाउ मच H2O इज रिक्वायर्ड, कितने H2O रिक्वायर्ड होंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने H2O रिक्वायर्ड होंगे? कितने H2O रिक्वायर्ड होंगे? इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मैं कहता हूं 1 H2O, एक H2O टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वहां पे 2 H2O तोड़े हैं, 2 H2O तोड़े तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो एक H2O टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आई बात समझ में? कोई डाउट है? अब अगर मैं कह दूं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक H2O टूट रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वही काम आ रहे हैं क्या बनाने के लिए? एक NADPS2 बनाने के लिए। कोई डाउट है यहाँ तक? सीधी सी इक्वेशन बन गई हमारे पास में, बताइएगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे NADPS2 कितने चाहिए? 12 चाहिए, 12 NADPS2 चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर बात करी जाए तो H2O कितने टूटेंगे? 12 H2O टूटेंगे। बताइएगा कितने H2O टूटेंगे? 12 H2O टूटेंगे। अगर ये पूछ लीजिए कि हाउ मच फोटोन, कितने फोटोन रिक्वायर होंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोन कितने रिक्वायर होंगे? H2O हमने बता दिए, फोटोन कितने रिक्वायर होंगे। अब देखिएगा, फोटोन अगर बात करी जाए, यहाँ पे फोटोन बात करी जाए, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए 8 फोटोन जरूरी है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अब मेरी बात, दूसरी बात और सुनिए, दूसरी बात सुनिए, ध्यान सुनिए। एक H2O, दो H2O टूटते हैं तभी एक ऑक्सीजन निकलती है नहीं निकलती? बताइएगा। 2 H2O टूटते हैं तभी एक ऑक्सीजन निकलती है नहीं निकलती? पक्का? तो मतलब क्या है, 2 H2O को तोड़ने के लिए, 2 H2O को तोड़ने के लिए कितने फोटोन? 8 फोटोन रिक्वायर है या नहीं है? बताइएगा, बोलिएगा, है या नहीं है? एक मिनट। हाँ, 8 फोटोन रिक्वायर है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है, तो 2 H2O को तोड़ने के लिए कितने फोटोन रिक्वायर है? 8 फोटोन रिक्वायर है, मेन बात तो यही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में H2O कितने टूट रहे हैं? H2O कितने टूट रहे हैं? H2O 12 टूट रहे हैं, और 12 टूट रहे हैं तो एक प्रकार से 6। एक मिनट आगे करिए, यहाँ जाइए। चलिए अब ध्यान से समझिए, 2 H2O को तोड़ने के लिए कितने फोटोन रिक्वायर हैं? 8 फोटोन रिक्वायर हैं। क्लियर है? बट हमारे पास में ग्लूकोज बनाने के लिए कितने H2O तोड़ने पड़ेंगे? 12 H2O तोड़ने पड़ेंगे, तो फोटोन कितने होंगे? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, 8 फोटोन को तोड़ने के लिए, चलिए सॉरी आ जाइए, एक H2O को तोड़ने के लिए कितने फोटोन रिक्वायर होंगे? अब 8/8
2 कितने आ गए, 4 आ गए, इसी इक्वेशन से आए। तो 12 को तोड़ने के लिए कितने होंगे, 12 गुना 4, 48 फोटोन रिक्वायर होंगे। ये बात आपको समझ आ गई, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो मैंने बताई है सारी की सारी बातें ध्यान से समझना है, दोबारा से एक बार करके देखना है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, बट यहाँ पे एक बार वीडियो को ना समझ आए, दूसरी बार देखना, दूसरी बार ना समझ आए, तीसरी बार देखना, बट एक बार फोकस करना तो सारी बातें समझ आएंगी वापस से। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ तक आपको आज कर लेना है, इसके बाद आप नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे। हमारे पास में यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहती है, जेड स्कीम के नाम से जो जाना जाता है, बट उसमें क्या है, दर्शाना है। ये सारी की सारी बातें आपको पीछे वाला जो पोर्शन हमने कराया है, पीछे वाला पोर्शन जो हमने कराया है बस वही है, उसमें कुछ नहीं है। मतलब मेरे पास में एक प्रकार से यही पूरी की पूरी मैं एक प्रकार से एक लाइन में लिख के शो करूंगा। क्लियर है? बट आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप चलेंगे आगे चलेंगे तो हमारे पास में एक प्रकार से वो चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो शो करूंगा कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, जो इसमें मैंने शो किया हुआ है ऑलरेडी। बस उसमें एक कंसेप्ट बताना है, रिडक्शन पोटेंशियल वाला, बस। उसके बाद हमारे पास में लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, हम आ जाएंगे डार्क रिएक्शन पे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपको लाइट रिएक्शन क्लियर हो गई है तो डार्क रिएक्शन आपको एक प्रकार से समझ आना स्टार्ट होगी। तो आप पहले क्या करना है, एक प्रकार से लाइट रिएक्शन को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके बाद आप आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।